मुनीब और मुगीस के दर्दनाक कत्ल की तफसीलात सामने आने पर पूरा मुल्क हिलकर रह गया और फिर मीडिया के जरिए अवामी दबाव इतना बढ़ा कि पंजाब हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। एडिशनल IG CID मुश्ताक सुकेरा की सरबराही में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस एहलकारों को सिर्फ गफलत का मुर्तकब करार दिया। ताहम जस्टिस रिटायर्ड काजिम मलिक के इंक्वायरी कमीशन ने भी वाकये की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। मैंने अपनी तहकीक और इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। तकरीबन 100 आदमियों के बयानात लिखे हैं। इस जितनी मटीरियल डायरेक्ट एविडेंस का और सर्कमस्टेंशियल वाकयाती शहादत जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये जितनी कलेक्ट हो गई है ये अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी है इन ऑर्डर टू अराइव एट द ट्रुथ। जस्टिस रिटायर्ड काजिम मलिक कह रहे थे कि उन्होंने 100 अफराद के बयानात और वाकयाती शहादतें जमा की हैं जो सच तक पहुंचने के लिए काफी हैं। जस्टिस काजिम की रिपोर्ट में पुलिस को कत्ल में बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया है और कहा गया है कि पुलिस एहलकारों ने हुजूम को मौका फराहम किया कि वो दोनों भाइयों को कत्ल कर दें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों भाइयों को मुजरिम साबित करने के लिए जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं उनमें तजाद है। रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी मुजरिम करार दिया गया है और सिफारिश की गई है कि दोनों भाइयों की कब्र कशाई करके नाशों का फिर से पोस्टमार्टम किया जाए ताकि पुलिस और डॉक्टर्स का गठजोड़ सामने आ सके। इनको भागने ना दिया जाए। ये पुलिस क्यों भगाती है इनको? ये पुलिस खुद ही साथ मिली हुई है। नाम लेने को भी दिल नहीं करता। सब कुछ DPO ने, सब कुछ पुलिस ने किया है। ये DPO बिल्कुल साथ मिला हुआ था। DPO को वर्दी किसने पहनाई है? किसने पहनाई है DPO को वर्दी? मुनीब और मुगीस की वालदा कह रही थी कि वाकये का जिम्मेदार पुलिस और DPO है, उन्हें भागने ना दिया जाए। पुलिस का किरदार अगर हम देखें तो मकतूल के पुरसा ही नहीं, खुद पुलिस वाले भी इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। पुलिस का इसमें रोल भी बहुत काबिल मुज़म्मत है और उसको किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पुलिस का SHO 8-10 लोगों के साथ पहुंच गया था मगर वो नौजवानों की जान बचाने में नाकाम रहा। RPO गुजरांवाला जुल्फिकार चीमा कह रहे थे कि इस वाकये में पुलिस का किरदार काबिल मजम्मत है। उन्होंने ये भी कहा कि SHO मौके पर पहुंच गया था लेकिन वो बच्चों की जान बचाने में नाकाम रहा। जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार था इस जिले का, सियालकोट जिले का, वो है DPO, जिसकी बराह रास्त जिम्मेदारी थी। बराह रास्त RPO उससे ऊपर अफसर होता है जो कि डिवीजन का इंचार्ज होता है और वो जाहिर है कि वो गुजरांवाला में बैठे थे। यहाँ पर जिसकी जिम्मेदारी थी उसको न सिर्फ हमने डिटेन किया है बल्कि सस्पेंड करवाया। मैंने वज़ीर आज़म को दरख्वास्त की, उन्होंने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड किया क्योंकि वो वफाक का अफसर है, सूबे का अफसर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इस वाकये का सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो DPO, जिससे मुअत्तल कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सानेहा सियालकोट के 29 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें 16 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ताहम हस्बे रिवायत मामला मीडिया में आने के बाद SHO भी फरार होने में कामयाब हो गया है। इस इलाके के DPO वकार चौहान को पहले तो घर में नजरबंद कर दिया गया, ताहम दबाव बढ़ने पर उन्हें भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए जाने के बावजूद कत्ल के जुर्म में मदद देने वाले इस पुलिस अफसर को इतनी इज्जत दी गई कि अदालत में बगैर हथकड़ी लगाए पेश किया गया और ऐसा शायद इसलिए भी किया गया कि वो मज़कूरा DPO जो है वो रावलपिंडी के RPO राव इकबाल का दामाद है, जिन्हें मुस्लिम लीग नून का हमदर्द भी समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई जस्टिस काजिम की रिपोर्ट के बाद वाकये की कानूनी हैसियत में क्या फर्क पड़ा है और अब इस केस में किस तरह की पेशरफ्त मुतवक्के है, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं कामरान आदिल साहब और इंटरेस्टिंगली इनफ एक SP के ओहदे पर फाइज रहे हैं। 3 हफ्ते पहले उन्होंने रिजाइन दिया है और ये SP थे रावलपिंडी कैंट के। कामरान आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया क्राइसिस सेल में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो बेहिमाना तशद्दुद हमने देखा है सियालकोट में, दिस इज जस्ट वन फाइन एग्जांपल कि हमारी पुलिस किस कदर इस वक्त अगर हम देखें तो अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही है, हमारी आवाम नाकाम रही है। अगर हम बात करें इस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया और 2 साइमल्टेनियस इंक्वायरीज की गई, एक जस्टिस काजिम ने की और एक सुकेरा साहब ने। अब जस्टिस काजिम की रिपोर्ट के बाद जिस चीज की निशानदेही हो रही है और जो बार बार मीडिया में भी बात आ रही है कि पुलिस वॉज फुली इन्वॉल्व, मगर DPO की बात शुरू से की जा रही थी मगर उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया बिल्कुल एंड तक, और अब उनको जब अदालत में पेश किया गया तो उनको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये कहां तक जाते हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस बीइंग द फॉरमोस्ट वन? जी, पॉलिटिकल इश्यूज तो अपनी जगह पे मौजूद हैं बट एज ए डिपार्टमेंट वी हैव सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स।
یہ بات 15 اگست کو واقعہ ہوتا ہے اور 21 اگست تک جب تک میڈیا ٹیک اپ نہیں کرتا اور چیف جسٹس صاحب جب تک اس کا سو موٹو نہیں لیتے تو کوئی کریکٹیو میئر انٹرنلی سسٹم سے کہیں سے نہیں آتا. اگر یہ واقعہ آپ لوگ نہ شاید ٹیک اپ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا مائنس جو روٹین میں جو کچھ ہوتا ہے. تو بہت سیریس انٹرنل سسٹمز ہیں اور انٹرنل سسٹمز کا ہی وہ حصہ ہے جس کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, پولیٹیکل باسز کا رول ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی ری ایویلویٹڈ. اچھا, بیکاز جب شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے اور یہ انہوں نے جا کے بھی جب تعزیت کی تھی خاندان سے, تو اس وقت بھی بار بار ان کو کہا گیا ڈی پی او وقار چوہان ریسپانسبل ہے, اور وہی انہوں نے خود بھی شہباز شریف صاحب مانتے ہیں کہ ہی واز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو اتنا لیٹ کیا ہو سکتا ہے, صرف پولیٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے یا سسٹم میں کیا کمزوری ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں سسٹم میں کمزوری یہ ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹ از بیسڈ آن کلاس. ایک وہ لوگ ہیں جو سی ایس ایس کر کے آئے ہیں, ڈائریکٹ آفیسرز ہیں, پی ایس پی آفیسرز. عام زبان میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لفظ بولا جاتا ہے ایک نوری مخلوق ہے, ایک ناری مخلوق ہے. اگر ان کی جگہ کوئی رینکر آفیسر ہوتا تو شاید جس طرح فیصلہ آباد میں ہوا کہ کچہری کے اندر فائرنگ ہوئی, ساتھ ہی جو وہاں کا ایس پی تھا وہی واز اے رینکر آفیسر, جو ڈی ایس پی تھا وہی واز آلسو اے رینکر آفیسر, انہیں شام سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا. تو وی نیڈ ٹو اسٹرائک اے بیلنس. اس میں بیلنس یہی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ برابر ٹریٹمنٹ ہو, تمام آفیسرز کو برابر رکھ کے کام کیا جائے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا, اور سینئر آفیسر ٹھیک ہے اس کی اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں بھی ہے تو بنیاد جو رکھی جائے کسی بھی بات کی, سیکشن 119 لگایا گیا اس کے ساتھ پی پی سی کا, وہ لیگیلٹی سے میں بعد میں بھی بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میں چاہتا تھا اس میں بڑا کلیئر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک پبلک سرونٹ کھڑا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے, کوئی اوفینس کمٹ ہوتا ہے, تو اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو یہ انفارچونیٹلی تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہماری ڈفرینٹ رہی ہے کہ ہم لوور جو ہمارے پولیس کا اسٹاف ہے, انسپیکٹر تک, کانسٹیبلوں تک, ہم ان لوگوں تک تو کام کر دیتے ہیں, انہیں تو سزائیں دے دیتے ہیں, لیکن آج انفارچونیٹلی جو رسپانسبلٹی کو جہاں فکس ہونا چاہیے وہاں پہ انٹرنل سسٹم اس کو وہاں فکس نہیں کرتا. وہ اس کو بہت نیچے لیول پہ رکھ کر ایک وہ ونڈو ڈریسنگ والی آپ سمجھ لیں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور معاملات کو نپٹا دیا جاتا ہے, بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے. کامران عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ایک اگر افسر وہاں پہ موجود تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کی ایگزیکٹلی لا کے تحت یا قانون کے تحت کیا سزا ہے جو پاسبل ہوتی ہے؟ جی اس میں جو سیکشن لگایا وہ تو انہوں نے ڈفرنٹ لگایا کہ اس کی موجودگی میں یا اس کے آنے کے بعد کوئی آفینس کمٹ ہو, اور ہم جو اس کے فیکٹس دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس کے کیونکہ ابھی ڈیٹیلز آ بھی رہی ہیں, تو اس میں آفیسر کی موجودگی میں, اگر پولیس آفیسر کی موجودگی میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہی از ڈبلی ریسپانسبل. ایک تو ہی از اے پولیس آفیسر, اس کو اپنی وہ جواب دہی کرنی ہے, اور ایز اے سٹیزن بھی عام آدمی کو بھی قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو انلیگل ہے, اب اگر آگ لگائی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو یا ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے بالکل چوک میں, اینڈ یو آر اے پولیس آفیسر, تو آپ پہ تو بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ لوگوں کو روکیں اور ان کو صحیح بات کہیں اور اپنی فورس پیچھے بلوائیں اور اس کو پھر پورا ٹیک اپ کریں سارے ایشو کو. لیکن اس صورت میں ڈی پی او صاحب جب وہاں گئے تو لاشیں لٹکی ہوئی تھیں, ان کو پھر لاشوں کو اتروایا گیا اور انہوں نے ان کو پھر ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا, لیکن میرا خیال ہے اٹ واز ٹو لیٹ. شاید یہ پورا جب ایپیسوڈ ہو رہا تھا تو اس پہ کریکٹر میئر بالکل ان ٹائم. اچھا, جو ویڈیو ٹیپ اگر ہم دیکھیں جو ایک بہت ہی وحشیانہ تشدد ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں پولیس افسران موجود بھی ہیں, لوگوں کو آگے آنے سے روک بھی رہے ہیں اور مارنے بھی دیا جا رہا ہے اپنے, بلکہ بیکس ٹرن کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہے کر لیں, تو ان پہ الگ سیکشن لگے گی اور جو وہاں پہ اس واقعے کے بعد پہنچے ان پہ الگ سیکشن لگے گی؟ جی اس میں دو چیزیں, ایک نیگلیجنس ہے اور ایک ابیٹمنٹ ہے. جو لوگ تو اس میں آنت کرتے رہے ہیں وہاں پہ کھڑے, وہ جو میں نے جو پکچرز دیکھی ہیں اس میں ان کی موجودگی میں پٹائی ہو رہی ہے, اینڈ دے کوڈ ہیو ایٹ لیسٹ وہ اس بات کو پریونٹ ضرور کر سکتے تھے کہ ان کی جان نہ جاتی. وہ تو ان کو تو اعانت میں لیا جائے گا, ابیٹمنٹ میں لیا جائے گا. اور اس کی سزا کیا ہے جی؟ اور اس کی سزا اس کی سزا یہ ہے جی کہ اگر ڈیتھ پینلٹی ہے تو اس کا ہاف یا جو بھی سزا اوفینس بنتا ہے اس کا ہاف ان کو پنش کیا جاتا ہے. یہ ہے ابیٹمنٹ کی, از ایکولی ابیٹمنٹ میں سوری ایکولی ریسپانسبل, اور اگر نیگلیجنس ہے تو اس میں پھر ہاف آف دا پنشمنٹ جو اصل اوفینس کی تھی. تو ابھی جن سیکشنز کے تحت ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کورٹس میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ان کو کہا ہے کہ 7 دن کی ریمانڈ پہ بھی ان کو بھیج دیا گیا ہے جیل, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب تفتیش سے آگے کیا آ سکتا ہے اور کیا کریکٹ سیکشنز لگائی گئی ہیں ان پولیس افسران پر؟ جی میں نے آج جو بریف دیکھا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بیچ میں سیکشن 148 149 لگا ہوا ہے. وہ بڑی عجیب بات ہے. وہ تو لڑائی کا سیکشن ہے کہ جیسے دو فریقین آپس میں لڑائی کریں, 5 یا 5 زیادہ لوگ لڑائی کریں تو اس میں 148 149 لگتا ہے.
उसकी वजह क्या है वो मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की जो भी पुलिस ऑफिसर्स करें। इसके अलावा तमाम लोगों के बयानात लेकर, और वो सारी टेस्टिमनी बेस्ड केस बनता है, बगैर टेस्टिमनी के हमारे सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सजा नहीं मिल पाती है। तो केस को सही लाइनों पे प्रिपेयर करना होगा ताकि कन्विक्शन आखिर में हो जाए, वरना ये ना हो साल 2 साल बाद फिर ये लोग बाहर आ जाएं और वही हम बात सुने कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये सारे के सारे एक्विट हो गए। अच्छा कामरान साहब, माजी में हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोगों का तबादला भी हो जाता है, वक्ती तौर पर मुअत्तल भी हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि दे रीसर्फेस समवेयर ऑन हायर पोजीशंस। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है पाकिस्तानी पुलिस का भी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो पुलिस वालों के साथ होती है, एंड स्पेशली जो SHO साहब फरार हो जाते हैं। अगर हम बाहर रेप केस भी देखें, उसमें भी जो SHO साहब हैं, गोंदल साहब, वो आज तक मफरूर हैं, और अब इस मामले में भी SHO सामने नहीं आ रहे, ही इज ऑन द रन। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें मुसीबत होती है कि SHO साहब निकल जाते हैं? जी, वो SHO साहब इसलिए निकल जाते हैं कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में इतनी देर लगाते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले कांस्टेबलों को छोटे रैंक्स के साथ हम डील करते रहते हैं, यहाँ तक कि बड़े रैंक्स को इतना टाइम मिल जाए, इतना रिस्पांस टाइम मिल जाए कि वो अपना या राइट लेफ्ट हो जाए या अवेलेबल ना हो। जो गोंदल वाली आपने बात की, उस वक्त मैं उस एरिया का SP था, और उसमें भी ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने देर ली अपने फैसले करने में, और फैसले में जितनी लेट होते गए उसके नतीजे में उनको मौका मिला, एंड ही इज स्टिल एट लार्ज। आप क्या समझते हैं कि अगर फौरी तौर पर टाइम मैनेजमेंट को मद्देनजर रखा जाए तो यहाँ पर गलती किससे हुई? हुकूमत से हुई, पुलिस अफसरान से हुई? क्योंकि इतने सारे हाई लेवल लोग वहां पर पहुंचे, रहमान मलिक साहब पहुंच गए, शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब पहुंच गए, फिर भी देर हो गई। जी, मैं एक बात मैंने शुरू से लफ्ज इंटरनल सिस्टम की बात की थी। आप पूरी दुनिया में ये थ्योरी अवेलेबल है कि आप जो मर्जी कर लें, बाहर के लोग आके किसी भी डिपार्टमेंट को बेहतर नहीं कर सकते हैं। ये जितने एक्सटर्नल कंट्रोल हैं ये दे कैन ओनली बी हेल्पफुल, लेकिन असल जो प्राइमरी कंट्रोल होते हैं वो हमेशा इंटरनल कंट्रोल होते हैं। कोई बंदा बाहर से आके कितना भी, अब आप मोटरवे अगर पुलिस देख लें, सिर्फ उसके अंदर एक ही खूबी पैदा की गई जिसके बाद आज इतनी अच्छी पुलिस का हमें वो नजर आता है, लीस्ट करप्ट में आता है, कि उसके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे किए गए। ये बाहर से आके फलान इंक्वायरी कर ली, फलान इंक्वायरी कर ली, ऐसी कई इंक्वायरियां मौजूद हैं पहले की बात में, लेकिन ये इनसे कोई खातर खाया नतीजे नहीं निकलते। लास्ट टाइम भी जब टॉर्चर वाली बात हुई तो सिर्फ स्टैम्प पेपर्स भरवाए गए हैं लोगों से, सिस्टम को इनबिल्ट इंटरनली उसका सिस्टम ही जनरेट किया कि हमने इसके लिए क्या करना है। कोई थॉट आउट प्रोसेस नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई हमने उसके लिए बाकायदा सिस्टमिक चीज कोई नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। बस एक वो विंडो ड्रेसिंग होती है और उसके बाद मसला खत्म हो जाता है, एंड देन वी वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू हैपन। बिकॉज यू सर्व्ड एज SP, आपने कहा इंटरनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, हमारे कानून में भी कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारी जो अवाम का एक रवैया रहा है इस पूरे मॉब लिंचिंग एपिसोड में, उसको आप क्या देखते हैं? और आप अगर इस केस को लीड कर रहे होते तो फिर कौन कौन सी सेक्शंस लगती उन लोगों पर भी जो वहां पर मौजूद थे? जी, इन सब लोगों को जो वहां पे मौजूद थे, आई वुड हैव टेकन देम इन फॉर अबैटमेंट। इन सब की प्योर अबैटमेंट बनती है। अबैटमेंट से आगे भी अगर हम एक स्टेप ले जाएं तो उनको एक्चुअल क्राइम परपेट्रेटर भी ट्रीट किया जा सकता है, चूंकि लॉ ये कहता है कि अगर 2 बंदे किसी आदमी को पकड़ के मार रहे हैं तो ये बात नहीं सोची जा सकती कि एक आदमी ने अगर हाथ पकड़ा और दूसरा छुरा मार रहा है तो उन्होंने आपस में कुछ शेयर किया हुआ था, आपस में रोल्स। इट वॉज पॉसिबल कि जो आदमी छुरा मार रहा है उसने हाथ पकड़े होते और दूसरा आदमी जो है उसने वो छुरा मारता। तो इस वजह से कोई डिवीजन ऑफ रोल्स आप नहीं पहले कर सकते हैं प्रीमेच्योर। वो उन सबको हम बीच में लाते हैं और उनको एक्चुअल 302 के परपेट्रेटर्स के तौर पे डील करते हैं। दैट वुड हैव बीन पावरफुल। अब 780 भी इसमें लगाया गया है। अब 780 का पूरा रंग और उसकी पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पे सेटिस्फाई किए बगैर अगर ये करेंगे तो बाद में सारा केस वहां पे जाके डिफीट हो जाएगा। तो ये चीजें सोच के करने वाली हैं और उसको फिर प्रॉपरली प्रोसिक्यूशन से मशवरा करके लिखने की जरूरत है, वरना बाद में प्रोसिक्यूशन कहेंगे, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आपको पता है अलग हो गया, वो कहेंगे कि हमें अभी नहीं लिया गया इन कंसल्टेशन, अब ये डिफीट हो गया क्योंकि उन्होंने प्रोसिक्यूट करना है। तो देन देयर ओन रीजंस फॉर नॉट डिफेंडिंग द केस प्रॉपरली। टेररिज्म के केसेस में और हमारा जो लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ये कहता है कि टेस्टिमनीज आए, लोग आके गवाहियां दें। जब तक लोग नहीं आके गवाहियां देंगे तो वो नहीं होती हैं और यही होता है कि फिर सजाएं नहीं मिलती हैं। ये बहुत ज्यादा सोशल रवैये हैं। इसमें पुलिस की जो इमेज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों से बात होती है, लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें थाने से डर लगता है, हमें अदालत से डर लगता है। जब तक ये इमेज इंप्रूव नहीं होगा, लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा। मैं नहीं समझता कि लोग बुरे हैं। पीपल वांट टू ज्वाइन हैंड विद पुलिस, बट इट हैज टू कम फ्रॉम आवर साइड। हमें भी शो करना है, इट हैज टू बी अ 2-वे प्रोसेस, नॉट 1-वे प्रोसेस। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ अवाम सामने आए तो इट विल नॉट बी फेयर।
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا کامران عادل صاحب، آپ نے اپنے وقت دیا کرائسس سیل میں، اور ایک آف کورس سوشل پرابلم بھی ہے، پولیس کا ایک امیج بھی ہے جس کو مینٹین نہیں رکھ پائی شاید پولیس، شاید ان کی کارکردگی ایسی نہیں رہی ہے، لوگ ان کے ساتھ مدد نہیں کرنا چاہتے، لوگ ان کے ساتھ نہیں دینا چاہتے، مگر ایسا وحشیانہ جب سلوک ہو رہا ہوتا ہے دو نوجوانوں کے ساتھ تب پولیس کا ساتھ بھی مانگا جاتا ہے اور ساتھ بھی دیا جاتا ہے، اور آج جب گواہی کی بات ہے تو ایک بندہ بھی سامنے نہیں آ رہا، یہ کیوں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے سائیکالوجسٹ سے، کلینکل سائیکالوجسٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، اس بریک کے بعد۔ یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے KNN کے تعاون سے۔ KNN کباب ٹیمپٹیشنز، چکن کا ہے زمانہ میری جان،